Hello student, welcome to Vidya Ashram e-learning. Now I am going to start our lecture related to chapter first, Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now I am going to tell you about disqualification of member of the parliament. जो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. डिसक्वालिफिकेशन, disqualifications. First disqualification is he and she should not be mentally retired and mentally unsound person. First, should not be mentally retired and unsound. Okay, first disqualification of the member of parliament is he and she should not be mentally retired and unsound. Second disqualification of member of the parliament is he cannot be a member of both the house. He cannot be a member of both houses. It means जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता. दोनों हाउस का मेंबर बनने का मतलब क्या तो वो राज्यसभा का ही मेंबर होगा या लोकसभा का ही मेंबर होगा. इसके अलावा जो मेंबर है, कैंडिडेट है जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो 2 सीटों के ऊपर खड़े हो सकते हैं. 2 सीट्स के ऊपर वो लड़ सकते हैं इलेक्शन को. ही कैन स्टैंड ऑन 2 सीट्स एंड ही कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन 2 सीट. बट अगर वो दोनों ही सीट के ऊपर जीत जाते हैं तो उन्हें अपनानी एक ही सीट रहती है, तो दूसरी सीट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है. इस तरीके से जो दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है हमारे सामने. इसके साथ हैज़ टू वेकेंट द अदर सीट इन अ मंथ. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल. अब जो थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल जो डिफेक्शन है, इट मीन्स हम जिस पार्टी की सीट को लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं और अगर हम वो पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के. जो मेंबर है वो किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों, ये 3 पॉइंट हैं. इसके बाद में 4th पॉइंट ये रहता है कि अगर उसके ऊपर इलेक्शन ऑफेंस यानी इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी की हैं इस तरीके के साबित हो जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. सो द डिस्क्वालिफिकेशन इज दैट next thing, he and she, if he and she ऑब्लिक भी लगा सकते हैं हम इसको, he and she found to guilt election offense then he disqualified. अगर इलेक्शन ऑफेंस पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
अगर वो करप्ट प्रैक्टिस करता है, इलेक्शन ऑफेंस है, साथ में ही वो करप्ट प्रैक्टिस करता है, इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस तरीके से ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी को लेकर के, वो टॉपिक है ओथ। ओथ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओथ? ओथ इज़ शपथ। अब जो मेंबर होते हैं इनके, पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनको ओथ दिलाई जाती है। ये ओथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट इसके लिए सभी को ओथ और शपथ जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है, ली जाती है शपथ, या प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, वो उन्हें 2 तरीके की शपथ दिलाता है। फर्स्ट ओथ रिलेटेड टू आवर योर पोस्ट, जो फर्स्ट ओथ होती है वो आपके पोस्ट पर डिपेंड करती, पोस्ट की होती है। एंड देन सेकंड ओथ इज़ रिलेटेड टू सीक्रेसी, कि आप जिस पोस्ट पे हैं उसकी गोपनीयता को बनाए रखेंगे, इस तरीके की आपको शपथ लेनी होती है। सो in oath point this is the sufficient matter। इस तरीके से ओथ के अंदर इतनी ही चीज़ है। फर्स्ट, प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर्स को ओथ दिलाता है। देन ओथ जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक पोस्ट की ओथ होती है और एक जो होती है वो सीक्रेसी की ओथ ली जाती है। इसके बाद में हम इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम पार्लियामेंट के कंपोजिशन और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे क्या पॉइंट आएगा, इसके बाद में आता है पार्लियामेंट के सेशन। हम इसके बाद में देखते हैं सेशंस। अगर हम सेशंस की बात करें तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके अंदर है कि प्रेसिडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक सेशन जो शुरू होता है उस सेशन से लेकर के अगला जो सेशन शुरू होता है उसका एंड हुआ, जो सेशन जैसे इस मंथ में ये सेशन स्टार्ट हुआ, जुलाई मंथ में ये सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई के बाद ये अगर 2 महीने चलता है, अगस्त और सितंबर तक इसका एंड होता है, तो सितंबर की एंड डेट से लेकर के और जो वापस से नया सेशन शुरू होगा उनके बीच का जो गैप होता है, इट नेवर बी लेट ऑफ 6 मंथ, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेट नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये जो गैप है वो 6 मंथ तक का ही हो सकता है। अगर किसी कारणवश नहीं हो तो 6 महीने का गैप रखा जा सकता है। वैसे जो सेशन है वो जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं वो 3 सेशन चलते हैं हमारे पार्लियामेंट के। जो 3 सेशन हैं वो कौन कौन से 3 सेशन चलते हैं वो हम देखेंगे। आप हमारे 3 सेशन हैं एक ही साल के अंदर, और 3 सेशन में है फर्स्ट सेशन, 3 सेशंस will be, first one is budget session। पहला जो सेशन बोला जाता है, हमारी इंडिया के अंदर 3 सेशन चलते हैं जिसमें जो फर्स्ट सेशन चलता है उसे बजट सेशन कहा जाता है। ये बजट सेशन जो है कौन से महीने तक चलता है, कौन से महीने वाले जो सेशन मंथ के जो सेशन है उसको बजट सेशन कहते हैं। वो कौन सा मंथ है? फरवरी से स्टार्ट होने वाला ये सेशन है जो कि मई तक चलता है, फरवरी टू मई। नाउ सेकंड सेशन इज, फर्स्ट सेशन इज अ बजट सेशन एंड देन सेकंड सेशन इज समर सेशन एंड देन समर सेशन का जो मंथ है वो आपका जुलाई टू सितंबर है। जुलाई टू सितंबर। समर सेशन को हम मानसून सेशन के नाम से भी जानते हैं, मॉनसून सेशन भी हम कह सकते हैं इसको, मॉनसून सेशन। नाउ third session is winter session and third one is winter session। और जो ये विंटर सेशन है, ये विंटर सेशन जो है
ये नवंबर टू दिसंबर चलता है, नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर. Okay, now we in parliament we have 3 session. One session is first session is budget session. Budget session जो है Feb to May. Then summer session, and it is also called, it is also known as a monsoon session, related to which month? July to September. And then next is winter session and is related to November to December session, November to December. Okay students, इसके बाद में आप लोगों के जो टॉपिक आता है वो इसी के अंदर हम कहें तो एक है कि जो ये सेशन चलता है, इस सेशन को डिसॉल्व कौन करता है? जब सेशन फंक्शन में होता है, जब सेशन फंक्शन में होता है, जिस टाइम पे फंक्शनिंग चल रही होती है उस टाइम पर इसको डिसॉल्व जो है वो स्पीकर करता है. स्पीकर कैन डिसॉल्व पार्लियामेंट व्हेन इट इज़ इन अ फंक्शनिंग. Okay students, and now next thing is it is very important. ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें कंफ्यूज करती है. फंक्शन में जब पार्लियामेंट चलता होता है, जब पार्लियामेंट चल रहा होता है उस टाइम पर स्पीकर के पास पावर होती है इसको डिसॉल्व करने की. अदरवाइज इस सेशन को स्टार्ट ही नहीं हुआ है लेकिन इस पूरे सेशन को डिसॉल्व करना है, स्टार्टिंग से पहले ही सेशन को डिसॉल्व करना है, तो ये पावर जो होती है वो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, इस तरीके से इस कन्फ्यूज़न को दूर रखेंगे. जब फंक्शन है, जैसे कि बजट सेशन है, ये स्टार्ट हो गया और स्टार्ट जैसे फैब में हो गया है ये स्टार्ट, और इसको डिसॉल्व करना है, कुछ दिनों के लिए भंग करना है, महीने के लिए भंग करना है, शांति व्यवस्था नहीं है, बिल को लेकर के उपद्रव मचाया हुआ है, किसी तरीके का विरोध चल रहा है किसी बिल को लेकर के, तो फंक्शन के दौरान जैसे बजट सेशन फैब में चल रहा है और फैब के लास्ट में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, इस टाइम पर इसको हम ऑफ या डिसॉल्व कर सकता है. तो वो कौन करता है? स्पीकर करता है. लेकिन ये बजट सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे कि अब एट प्रेजेंट पे कोरोना जैसी या कोविड-19 जैसी एपिडेमिक हमारे सामने आ रही है, ऐसी कंडीशन में आप सब जानते हैं कि सेशन को कैसे स्टार्ट किया जाए, प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो इस टाइम पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सेशन को डिसॉल्व कर सकता है. इस तरीके की कंडीशंस होती हैं सेशन को लेकर के. बस यही कुछ है सेशन में. इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये होता है हमारा सेशन कंप्लीट. हम पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्वारम. व्हाट इज़ क्वारम? अब हम पढ़ने वाले हैं क्वारम के बारे में. तो क्वारम क्या है ये हम पढ़ेंगे. क्वारम What is quorum? इसको हिंदी के अंदर गणपूर्ति कहा जाता है. गणपूर्ति और क्वारम का मतलब है पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं. जस्ट लाइक पार्लियामेंट के मेंबर की हम बात करें तो लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं और 545 मेंबर्स सेशन के दौरान सभी के सभी प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो कार्यवाही या जो सेशन है स्टार्ट होता है, उसका काम जो स्टार्ट होता है उसके लिए मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट हो, कितने लोग प्रेजेंट हो कि सेशन स्टार्ट हो जाए और उसके लिए काम शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को क्वारम कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है. तो कितने लोग होने चाहिए इसके अंदर होता है 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स. तो क्वारम के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, of the total members of house. 1/10 part of the total member of house. किसी भी हाउस की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके अंदर कम से कम 1/10 यानी 1/10 जो है मेंबर्स जो हैं टोटल मेंबर के 1/10 पार्ट मेंबर्स को नेसेसरी प्रेजेंट होना होता है.
क्वारम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वारम, देन क्वारम इज द minimum number of members of an assembly. Okay, so what is the definition of quorum? Quorum is the minimum number of members of an assembly. A quorum is minimum number of members of house. Quorum is minimum number of members of house necessary to conduct the session. Necessary to conduct the session. So क्वारम किसे कहेंगे? हमने अभी सीखा क्वारम का मतलब होता है कि जितने मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उन पार्लियामेंट के मेंबर का 1/10 पार्ट उस सेशन को चलाने को लेकर के प्रेजेंट होने चाहिए। ये होता है क्वारम। ओके स्टूडेंट्स, क्वारम के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर हम इससे पहले 1/10 पार्ट अगर हम निकालें इसी को लेकर के, तो चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसके 1/10 पार्ट मेंबर भी निकाल के देख लेते हैं कि कितने मेंबर हुए, यानी कितने जो नंबर में मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। इसके लिए हमें देखना होगा, जैसे 1/10 पार्ट अगर हम करें तो 1/10 पार्ट कितने हुए बच्चों? जैसे कि हम राज्यसभा के मेंबर की बात करें तो टोटल राज्यसभा के मेंबर होते हैं 250, तो कितने हुए? लगभग 25 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मेन टॉपिक पार्लियामेंट इज लैंग्वेज जो है वो पार्लियामेंट की कैसे होनी चाहिए? लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो इंग्लिश एंड हिंदी both are the official language, and other regional language are also related to this. रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी सेशन को चलाया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं, आप जानते हैं इसको लेकर के कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज हैं जिनको हमारे संविधान के अंदर मान्यता मिली हुई है, उनके ऊपर भी कार्यवाही, उनके थ्रू भी कार्यवाही की जा सकती है। मदर टंग के अकॉर्डिंग भी हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो इतना ही है हमारी इस सिलेबस के अंदर। उसके बाद में हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो तो आता है पावर ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, ऑडिटर जनरल। Next topic is as Advocate General, power of ministers and Advocate General। ये टॉपिक क्या है बच्चों? इस टॉपिक के अंदर पार्लियामेंट जब चल रहा है
तो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट या ये कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्ट्री पोस्ट पर होते हैं वो एक्चुअल में होते तो पार्लियामेंट के मेंबर ही हैं। पार्लियामेंट क्या तो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी वो मेंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट होना है, कोई डिस्कशन है, इससे रिलेटेड किसी ने जो जितने भी मेंबर हैं वो उस डिफेंस मिनिस्टर से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मिनिस्टर वहाँ पर अटेंड होता है और उस कार्यवाही को, उस पूरे सेशन का, उस दौरान की कार्यवाही को आराम से देख सकता है, सुन सकता है और अपना जवाब दे सकता है। चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो और लोकसभा के अंदर इस तरीके का डिस्कशन चल रहा हो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा में इस तरीके का डिस्कशन चल रहा हो, तो वो उस टाइम पर दोनों ही जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड कर सकता है मिनिस्टर। ऐसे कोई भी मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स को ऐसी पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर के सेशंस को अटेंड कर सकता है, उनको सुन सकता है, कार्रवाई को देख सकता है, जवाब दे सकता है डिस्कशन के अंदर। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल के पास भी ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर की जो कार्यवाही है उसको देख सकता है और उसको सुन सकता है, डिबेट का हिस्सा और पार्ट बन सकता है, डिबेट का हिस्सा और पार्ट बन सकता है। लेकिन इसके अंदर एक हमारे साथ जो ऑप्शन है वो ये कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट की में लोकसभा का सेशन चल रहा है, लोकसभा की मीटिंग्स चल रही हैं लोकसभा का, जिसके अंदर कोई मिनिस्टर है वो अटेंड कर रहा है, वो लोकसभा का नहीं है। ये मान लीजिए जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है और एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल वहाँ पर आया है और उसको वो अटेंड कर रहा है, वो वहाँ है और वो देख रहा है उस बिल को और उस बिल की कार्यवाही को सुन रहा है। लेकिन अगर उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है और वो उस लोकसभा का मेंबर नहीं है तो वो वोटिंग में शामिल नहीं हो सकता। वो अपने ही हाउस के अंदर, जैसे राज्यसभा में वो बिल पास होने के लिए जाएगा तो वो वहाँ पर क्या करेगा, वोट कर सकता है। एडवोकेट जनरल को तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एडवोकेट जनरल के पास ऐसी पावर नहीं होती है कि वो वोट कर सके। सो एडवोकेट जनरल हैव नॉट टू कास्ट देयर वोट इन बोथ हाउस। दोनों ही हाउस के अंदर वो वोट नहीं कर सकता है, कार्यवाही देख सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है वो। इस तरीके से हम देखते हैं कि वोट देने का अधिकार जो है एडवोकेट जनरल के पास नहीं होता है। इस तरीके से आज जो हमारे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन चल रहा था, हम पार्लियामेंट के कंपोजिशन को पढ़ रहे थे एंड पार्लियामेंट के कंपोजिशन के अंदर आर्टिकल 79 से रिलेटेड हमने स्टार्टिंग की। आर्टिकल 79 और आर्टिकल 79 ये बताता है कि एक पार्लियामेंट होगा, उस पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट और 2 हाउस होंगे। देयर विल बी अ पार्लियामेंट एंड इट विल बी फॉर्म्ड बाय 2 हाउसेस एंड प्रेसिडेंट। उसके बाद हम कंपोजिशन पे आए। कंपोजिशन के अंदर हमने ये देखा कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है और उस इन जितने, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वी हैव लर्न अबाउट द क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन आफ्टर इट ओथ, देन आफ्टर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हमने पार्लियामेंट के सेशन को पढ़ा कि सेशन कितने होते हैं। इसके बाद हमने क्वारम को पढ़ा कि व्हाट इज़ क्वारम, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वारम एंड क्वारम में कितना परसेंटेज होना चाहिए। क्वारम के बाद हमने पढ़ा पार्लियामेंट की लैंग्वेज, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं। पार्लियामेंट में हम इस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मातृभूमि का, मातृ लैंग्वेज का, अपनी मदर टंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो आपके सामने है ही कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सेशन को लेकर के या पार्लियामेंट में उनकी क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, तो वो डिबेट और डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं और अपने हाउस में, जिस हाउस से वो रिलेटेड होते हैं, उस हाउस में वो इलेक्शन के अंदर वोट दे सकते हैं। किसी भी बिल को पास करने को लेकर के जो वोटिंग करनी होती है इसमें वोट दे सकते हैं। एडवोकेट जनरल सिंपली जो भी कार्रवाई हो रही है उसको देखने, समझने, उसके अंदर डिस्कशन करने, अपने व्यू देने के लिए आ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इस तरीके से आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।